गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? ऑल गुड? हाँ सर, एकदम बढ़िया सर। चलिए बच्चे, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हम लोगों का, आप कह सकते हैं कि टैक्सेशन का पहला लेक्चर है सर। ठीक है, और उसका नाम क्या है साहब? इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं आपके साथ इनकम टैक्स के बारे में आपका बेस बनाऊंगा कि इनकम टैक्स क्या होता है। दूसरा, हम ये भी देख लेंगे कि सर टैक्स कैसे निकलता है। तो ये क्लास के अंदर आपको ये बात की श्योरिटी है कि इनकम कैसे निकलती है ये तो नहीं पता लगने वाला। उसके लिए तो बेटे 40 लेक्चर लगते हैं कि किसी भी इंसान की इनकम क्या होती है। लेकिन हाँ, टैक्स कैसे निकलता है सर, हमारे मम्मी पापा अभी जब कमाते हैं तो वो टैक्स कैलकुलेट करना होता है, वो कैसे होता है वो बेटा आपके साथ आज मैं डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए समझते हैं एक बार इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। और ये किन बच्चों के लिए रेलेवेंट वीडियो है बेटा? सीए, सीएस, सीएम में जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं एंड जो एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत रेलेवेंस रखता है सर ये वीडियो। और आप लेके चलिए कि आपके एग्ज़ाम में ये कितने मार्क्स तक का आ जाता है बच्चे। ये ऑलमोस्ट आप लेके चलना 5 मार्क्स तक आता है सर। आज की वीडियो में ही 5 नंबर का होगा नहीं बेटे, ठीक है, हो सकता है इससे आ जाए, लेकिन टोटल इंट्रोडक्शन की 2 वीडियोस लगती हैं बच्चे, तो वो जब मैं डिस्कस कर लूंगा तो हाँ आपके 5 नंबर पक्के, एकदम पक्के। क्लियर है? चलिए तो सर शुरू करते हैं। और इनकम टैक्स शुरू करने से पहले मैं आपके साथ सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि भैया टैक्स क्या होता है, कुछ समझते हो? तो ध्यान से सुनना। अगर मैं सारे बच्चों को बोलूं कि बच्चों आप सब बच्चे मुझे टैक्स दिया करो, ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं उससे अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा, अपने लिए घर खरीदूंगा, मोबाइल फ़ोन खरीदूंगा, तो क्या आप सारे बच्चे मुझे टैक्स देंगे? नहीं देंगे सर। तो सर फिर टैक्स हम देते तो है सर, मम्मी पापा देते हैं सर, हम जब मैकडॉनल्ड्स पर या कहीं पर खाते तो हम टैक्स तो लगता है सर। तो आप वो किसको दे रहे होते हो अल्टीमेटली? अल्टीमेटली आप बेटा जो टैक्स देते हो इट इज़ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है बच्चा। सर कौन सी गवर्नमेंट? बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ये किसका रेवेन्यू होता है सर? गवर्नमेंट का। तो सर गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा पैसा आता होगा। हाँ बेटे, सर गवर्नमेंट क्या करती है? अपने लिए गाड़ी खरीद लेती है, अपने लिए टीवी फ्रिज खरीद लेती है, मतलब अपने घर ले जाती है? नहीं बेटे नहीं। गवर्नमेंट आपसे ये टैक्स इसलिए कलेक्ट करती है फॉर सोशल वेलफेयर, और आप कह सकते हैं ना सर फॉर पब्लिक वेलफेयर। जो रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, मेट्रो है, रेलवेज है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एम्स, ये जो सारे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो भी आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ये कौन से, ये कैसे बनी है सर? ये टैक्स के पैसे से तो बनी है। आप टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देते हो और गवर्नमेंट इससे क्या करती है? पब्लिक का उद्धार, पब्लिक का वेलफेयर। मुझे बताइए सर, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात है सर। अब मेरे से एक बात बताइए सर, अगर ये रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट होता है तो एक्सपेंस किसका होता है? सर किसी का रेवेन्यू, किसी ना किसी का एक्सपेंस तो होगा। कहने से इट इज एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर। अच्छा, यानी कि जो इंसान टैक्स देता है उसके लिए खर्चा होता है। हाँ, जैसे कि कौन लोग? जैसे मैं, आप, आपके पेरेंट्स, आप सब टैक्स देते हो, समझ रहे हो? और जो आप टैक्स देते हो वो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है और गवर्नमेंट उससे वेलफेयर करती है। तो मुझे बताइए टैक्स की जो पेमेंट होती है, यानी कि जो आप टैक्स जमा करते हो,
किसको टैक्स पेमेंट करते हो सर? टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट। ये आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरा आपसे सवाल। सर अगर हम टैक्स की पेमेंट करेंगे किसको सर? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करती है सर? पब्लिक वेलफेयर। तो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए सर पेमेंट, बिल्कुल करनी चाहिए सर पेमेंट। हाँ सर, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा करोगे उतना ही गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी। मोर द टैक्सेस, कैन आई जस्ट से जनरली क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मोर द टैक्सेस मोर द डेवलपमेंट। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बोले सर आप। ठीक है, आइए अब मैं आपसे आगे एक सिचुएशन पूछता हूं। आपको पता है, जैसे किस बच्चे का नाम लूं? सपोज करो ऋतिक का नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो ऋतिक गया मैकडॉनल्ड्स। सर घर से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं सर। आप ये क्या एग्जाम्पल ले रहे हो बेटे? एग्जाम्पल में तो घर से बाहर भेज सकते हैं ना ऋतिक को। ऋतिक अभी घर से बाहर मत चला जाइए बेटा कि मम्मा पापा को बोलो कि नहीं नहीं सर ने बोला मैकडॉनल्ड्स आने। नहीं नहीं बेटा, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। ना ही मैकडॉनल्ड्स से ऑनलाइन ऑर्डर करना, कुछ भी बहुत रिस्की है। घर पे ही बैठ के बर्गर टिक्की खुद ही बना लो और खा लो उसको। तो सर एग्जाम्पल के तौर पे ऋतिक गया मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉनल्ड्स वाले ने बोला हाय वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, व्हाट वुड यू लाइक? तो ऋतिक ने बोला आई वांट टू ऑर्डर 10 बर्गर्स। ओ माय गॉड, 10 बर्गर खा जाएगा भाई ये। एक बर्गर 50 का, 500 बर्गर खा गया। आई मीन 500 रुपये का बिल आ गया। तो अगर एक बर्गर अगर 50 का है, 1 बर्गर इक्वल टू 50 तो 10 खा गए तो 500। बेटे यहाँ पे कुछ टैक्स देखा आपने? हाँ सर, CGST SGST। आपको पता है बर्गर खाने पर कितना टैक्स लगता है? बेटा बर्गर खाने पे ना 2.5% ये लगता है। सर ये क्या होता है बेटा? इस पर हमने डिस्कस नहीं करना, हम तो सिर्फ टैक्स का समझ रहे हैं। इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 12.5 एंड दिस इज ऑल्सो 12.5। तो कितना अमाउंट आ जाता है? 525। तो भैया ऋतिक जी कितना पे करेंगे? 500 या 525? 525। मेरा आपसे सवाल है, ये दोनों टैक्स का नाम है, तो टोटल टैक्स कितना है? 25। मैकडॉनल्ड्स के पास 525 पहुंचते हैं, जिसमें से वो 12.5 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, 12.5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है। तो 25 रुपये मैकडॉनल्ड्स के गायब हो गए और मैकडॉनल्ड्स के पास कितने रह जाते हैं सर? 500। तो इस तरीके से जब आप बर्गर, कोई भी AC, TV, फ्रिज कुछ भी खरीदते हो ना, इस तरीके से कुछ हो रहा होता है। मेरा फंडा अभी भी आपको उसके अंदर घुसाने का नहीं है कि GST क्या होता है। अब ये मत सोचो, आप मुझे ये बताओ ऋतिक भाई साहब ने टैक्स कितना पे करा? सर ऋतिक की जेब से निकला 25, ये 25 उड़ता हुआ गया यहाँ मैकडॉनल्ड्स, और मैकडॉनल्ड्स ने क्या करा? इस 25 को आधा आधा बांट दिया। सर मानते हो ये बात? हाँ सर। अब सपोज करो मैं आपको बोलूं कि जो टैक्स था ना, अच्छा एक बार पहले यहाँ पे 12.5 ही लिखता हूँ। तो मुझे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस पैसे को कहाँ पर लगाएगी? इस पैसे को लगाएगी डेवलपमेंट पर। तो बहुत बढ़िया सर, ऋतिक हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ सर यही लॉजिक है सर कि ऋतिक अगर टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर ने पैसा दिया। सर मैकडॉनल्ड्स टैक्स पेयर है क्या? नहीं बेटे, किसकी जेब से पैसा गया है? ऋतिक की जेब से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सर। अब मेरी बात दूसरी समझना, मान लो बर्गर के ऊपर जो टैक्स है वो 2.5% नहीं है, कितना है सर? 50%। 50%, यानी कि 250 रुपये। 500 का 50%, 250। 500 का 50, 250।
और भाई साहब 500 रुपए का बर्गर, 500 रुपए का टैक्स। मेरा आपसे सवाल, अपने आप को सोचो कि आप ऋतिक हो, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप ये बर्गर खाना पसंद करेंगे? सर ये बर्गर लग रहा है। हाँ बेटा लग रहा है। क्या आप ये बर्गर खाएंगे जो कि 1000 रुपए का है? सर पहले तो ये बड़ा ही सस्ता था, 525 का था, तब तो खा लेते थे, लेकिन अब कभी भी नहीं खाएंगे सर बर्गर, कभी भी नहीं खाएंगे सर। क्यों नहीं खाओगे सर? इतने ज्यादा टैक्सेस सर, इतने ज्यादा, 500 रुपए का टैक्स। लेकिन बेटे टैक्स है तो अच्छी बात है ना, अब गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स ज्यादा जाएगा तो डेवलपमेंट भी तो ज्यादा जाएगी। सर कंफ्यूज कर रहे हो आप, ये तो धर्म संकट में डाल रहे हो सर आप। मतलब हम डेवलपमेंट के चक्कर में अपने घर का सारा पैसा खत्म कर दे सर? अब ये तो बहुत महंगा लग रहा है सर। देयर लाइज द पॉइंट। जो टैक्स पेयर होता है ना बच्चे, उसको टैक्स देना अच्छा नहीं लगता बच्चे। थोड़ा बहुत टैक्स तो चलता है, 12.5 चला गया। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये थोड़ा ना है सर कि हम टैक्स बहुत ज्यादा पे करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे आपकी इंटेंशन, एक जनरल टैक्स पेयर की इंटेंशन जानना चाह रहा हूँ। हटा रहा हूँ मैं इस एग्जाम्पल को, मैं आपसे एक टैक्स पेयर के एंगल से बात कर रहा हूँ। क्या टैक्स पेयर को टैक्स देना अच्छा लगता है या बुरा लगता होगा सर? सर हमारे हिसाब से तो टैक्स पे करना, मैं टैक्स पेयर से पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, मतलब दो ऑप्शन है। टैक्स पेयर आप भी हो सर, ठीक है, मैं भी हूं, आपके पेरेंट्स है, इस दुनिया में सारे लोग टैक्स पेयर हैं। उससे पूछ रहा हूं भाई, आपके पास दो ऑप्शन है, टैक्स पे करने का और टैक्स पे ना करने का। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे बताइए कौन सी ऑप्शन क्लेम करोगे? सर हम पक्का से ऑप्शन नंबर बी क्लेम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें टैक्स पे नहीं करना होगा तो हमारा खर्चा ही नहीं होगा सर, ठीक है। बट आपने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को रोक दिया है सर। सो देयर इज अ, मतलब एक हम लोगों को टैक्स पे करना चाहिए सर। ऑनलाइन आप ये मत सोचना कि सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैं आपको टैक्स बचाने की ही बात बोलूंगा। हाँ सर, अल्टीमेटली तो लीगल तरीके से टैक्स बचाना ही सिखाया जाता है सर। टैक्स के अंदर कुछ नहीं है। अब आप एक बात बताओ, कल को आप जब जॉब में जाओगे आप क्या ये बोलोगे कि टैक्स पे करना है? नहीं, आपको लीगल तरीके से टैक्स बचाना है। और हमें पता है कि हर कोई भी टैक्स पेयर को ये बात पसंद नहीं होती सर। दे ऑलवेज वांट टू सेव टैक्स, और टैक्स सेव करने के लिए वो किसके पास भागते हैं भाई साहब? जिसके पास टैक्स की नॉलेज है, और आप ही हैं वो तीन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। आप समझ रहे हो? तो जो भी टैक्स पेयर होता है उसको टैक्स सेव करना होता है, और इसलिए वो आपके पास जाता है, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस होती है सर। आपके पास कोई इसलिए नहीं आता कि टैक्स पे करना है हमने, आपके पास इसलिए आता है टैक्स बचाना है। तो सर मतलब हम सरकार के बीच में आ रहे हैं? हाँ बेटे आप आ रहे हो सरकार के बीच में, तो सर ये तो आप गलत बात सिखा रहे हो। बेटे मैं गलत बात नहीं सिखा रहा, अब मेरी बात पूरी समझो। आपको सरकार खुद ऑप्शन, हम लोग जो लॉ पढ़ेंगे गवर्नमेंट खुद ऑप्शन देती है, ऐसे करके टैक्स बचा लो, ऐसे करके टैक्स बचा लो, ऐसे करके टैक्स बचा लो। आपके पास वो नॉलेज है जो आप टैक्स पेयर को बताते हैं। इट हैज टू बी थ्रू लीगल मीन्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, लीगल तरीके से टैक्स बचाना होता है। ऐसे नहीं कि छिपा छिपा के दीवारों के अंदर डाल दिया पैसे को, बिना बताए छिपा दिए पैसे, दैट इज इलीगल। आप समझ रहे हैं? तो बेसिकली all the chartered accountants, company secretaries, cost and management accountants, what they do when you become CAC, CMA, what you would do, आपको बहुत सारे लोग जो कि कमाते हैं बहुत ज़्यादा, वो अप्रोच करेंगे, वो बोलेंगे भाई हमें टैक्स बचाना है भाई। आप कहोगे तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तुमको टैक्स बचाना नहीं आता। वो नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ा हुआ टैक्स के लॉ,
हमने सौरभ सर से नहीं पढ़ा। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको वो नॉलेज है कि किस तरीके से टैक्स बचाना है, टैक्स बचाना है, और दोबारा से बोल रहा हूँ लीगल तरीके से। गलत मत लेना ना सर, ऑनलाइन क्लासेस जा रही है, पता लगे आप ऐसी भड़का दो सर सौरभ सर तो टैक्स बचवाते हैं, समझ? ना ना, लीगल तरीके से सिखाऊंगा सर। मुझे बताइए, क्लियर है? चलिए अब मैं आपके साथ शुरू करूंगा कहानी। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ गया, ठीक है सर ये सब नोट करना है क्या? बेटे कुछ नोट नहीं करना है, ये तो मैं ऐसे ही बस भावनाओं में बह जाता हूँ और आपको बोलता रहता हूँ कुछ भी बातें। तो सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया आपने। अब मेरी बात समझना, इंडिया के अंदर दो टाइप के टैक्स है सर। वन इज डायरेक्ट टैक्स, वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है? सर होता क्या है डायरेक्ट टैक्स, बताऊंगा ना बेटा। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम एक एक्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जीएसटी एक्ट 2017। सर जो सीएस के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको बेटा मैं कस्टम्स एक्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब मेरी बात समझना सर, ये जो है इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स का है, और मैंने इधर लिख देता हूँ इसके साथ में, इनकम टैक्स जो है ये आपका 60 मार्क्स का है और जीएसटी आपका 40 मार्क्स का है। सर ये आप किसके बारे में बात कर रहे हो? ये बात मैं कर रहा हूँ बेटा पहले सीए के बारे में। अब सीएस के बारे में बात करता हूँ। बच्चे आपका इनकम टैक्स है 50 मार्क का, और इनडायरेक्ट टैक्स मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये दोनों मिलाकर आपका कितना आता है? 50 मार्क का। 100 मार्क हो गए, यहाँ पे भी 100 हो गए, तो ये हो गया सीएस, ठीक है? सर सीएमए का ही बता दो। सीएमए का ही बता रहा हूँ बेटा। सीएमए वाले बच्चे बहुत प्यारे हैं, इनका 100 का 100 नंबर यही आता है, और मेरे हिसाब से बेस्ट जस्टिफिकेशन सीएमए के अंदर है सर इस एक्ट की, क्योंकि ये एक्ट इतना बड़ा है बेटा कि ये 100 नंबर का होना ही चाहिए। बहुत बड़ा एक्ट है बच्चे, ये बहुत बड़ा है। तो सीएमए के अंदर ये 100 नंबर का है सर। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब मेरी बात समझना, सीए के अंदर 70 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव है और 30 मार्क्स का क्या आएगा? एमसीक्यू। सीएस में सारा क्या सारा एमसीक्यू, सीएमए में सारा का सारा सब्जेक्टिव। बीच में 5-6 एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं सीएमए के अंदर। लेकिन सर चाहे आए एमसीक्यू चाहे आए सब्जेक्टिव, भाई साहब नॉलेज स्ट्रांग है तो क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे पूरा लिखवा लो, चाहे कोई भी पॉइंट पूछ लो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। तो मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को एमसीक्यू वो ये ना सोचे कि हम प्रोविजन तो समझे ना और एमसीक्यू के 500 क्वेश्चन कर ले। भाई साहब काय बात की नॉलेज है वो? कोई नॉलेज नहीं है, वो फर्जी नॉलेज है वो। मैं कह रहा हूँ हो जाओ उससे पास। ज़िंदगी में आर्टिकलशिप में जाओगे इतनी स्ट्रगल होएगी ना, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इनकम टैक्स में हैंडल करने का चीज़ों को। मैंने केसेस भी हैंडल करे हुए हैं एयरटेल के अंदर, छोटी से छोटी कंपनी भी देखी और बड़ी से बड़ी कंपनी भी देखी हुई है। तो आपके साथ पूरा प्रैक्टिकल चलाऊंगा सर मैं, ऐसे थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आपने इस लेवल पर भी पढ़ना है, अभी इंटर फाइनल लेवल पे भी पढ़ना है।
आप समझ रहे हो? हाँ सर। तो आइए, ये आपकी बातें हो गई यहाँ पर, क्लियर है? चलिए, तो सर अब आप एक बात बताओ बच्चे, मैंने ना आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, तो पहले आप ये नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 2 मिनट में भी ब्रेक ले रहा हूँ अभी, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर दोबारा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ जी बच्चे, तो मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे बेटे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैप्चर कर लें, मेरा लिखने का टाइम बचे। सो फॉर दैट ये आपका बच्चे इंट्रोडक्शन का सबसे पहला पेज है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टैक्सेशन क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो जो अभी आपने बनाया ना, वहीं पे लिख दो, वेयर बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। सर डायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स दूसरे इंसान को शिफ्ट नहीं हो सकता। अगर मेरे ऊपर टैक्स है तो मुझे ही पे करना है, अगर आपके ऊपर टैक्स है तो आपको ही पे करना है, अगर कंपनी के ऊपर टैक्स है तो कंपनी को करना है, जो भी पर्सन है, मैं शिफ्ट नहीं कर सकता, ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वेयर बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर मेरे ऊपर टैक्स है तो मैंने आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। सर ये क्या बोल रहे हो बेटा, अभी सब समझ आएगा, सिर्फ थ्योरेटिकली समझो ना। डायरेक्ट टैक्स में क्या बर्डन शिफ्ट होता है? नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बर्डन शिफ्ट होता है? होता है, करेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स में बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में इनकम टैक्स एक्ट ही आएगा भाई साहब। पहले एक वेल्थ टैक्स एक्ट भी होता था, वो हट गया सर, उसका कोई फायदा नहीं था। तो मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा सारी बातें, वो कौन सी डिस्कस करूंगा? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर एक छोटी सी चीज़ बता दो ऐसी जनरल, कि इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। बेटा इनकम टैक्स एक्ट होता है, सिंपल सी बात है, अगर आप कमाओगे तो आपको टैक्स देना है बेटे। बहुत ही सिंपल शब्दों में पूरे एक्ट को समरी दे दी मैंने। अगर आप कमाते हो, क्या कमाते हैं सर? पैसा। अगर आप पैसा कमाते हो तो सरकार आ जाएगी, लाओ 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 टैक्स लाओ, टैक्स लाओ, टैक्स लाओ। अगर आप नहीं कमाते तो सरकार कहेगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरा आपसे सवाल, छोटे 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 सीए के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे सीएस के बच्चे, छोटे 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 सीएमए के बच्चे हैं, क्या आप छोटे छोटे बच्चे कमाते हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कमाते सर। तो क्या आपके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी बच्चा कमाता है, अर्न करता है, इज्जत नहीं पैसा, अगर आप कमाते हो तो क्या आपके ऊपर टैक्स लगेगा? लगेगा। क्या आप उस टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। बट आपके लिए खुशखबरी की बात है कि अगर आप अभी कमा नहीं रहे तो आपके ऊपर टैक्स नहीं है। सर आप अपनी बात करो ना सर। बेटे मैं कमा लेता हूँ बेटा, रोटी खाने के लिए कुछ तो कमाना पड़ता है, ठीक है? तो थोड़ा बहुत जो मैं कमा लेता हूँ तो मैं उतना ही सरकार को टैक्स दे देता हूँ बेटा, आप ये लगा लो। समझ रहे हो? 4 रोटी के हिसाब से कमाता हूँ, 2 रोटी के हिसाब से टैक्स दे देता हूँ, 2 खा लेता हूँ बेटा बस। मतलब अगर मैंने 4 रुपए कमाए तो 2 रुपए सरकार को दे दिए, 2 रुपए अपनी जेब में रख लिए। ये दिहाड़ी है अपनी बस। क्लियर है? हाँ सर। इसका मतलब सर आप कमाते हो और आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप जो भी कमाते हो और आप उसका जो भी हिस्सा बनता है टैक्स का वो दे देते हो। सर आप ये बर्डन शिफ्ट करते हो? नहीं कर सकता बेटा, डायरेक्ट टैक्स है बेटा। क्लियर है? आइए, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है सर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो ये है कस्टम्स एक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आई थिंक मैंने ईयर नहीं लिखा होगा बच्चे, 1962 लिख लेना। कस्टम्स एक्ट 1962 में आया था सीएस के बच्चों का। और जो भी सीएस के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आपके साथ कस्टम्स 2-3 दिन में बस शेयर करने वाला हूँ मैं, कस्टम्स एक्ट, ठीक है? तो यही लिखा है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। सर हम लोग को क्या पढ़ना है सर? इनकम टैक्स एक्ट। इसमें कितने सेक्शन है? सेक्शन 1 से लेके 198 तक।
क्लियर है? और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इनकम टैक्स एक्ट, ये साथ साथ आप नोट करते रहना बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, पे टैक्सेस इफ यू अर्न। सिंपल सी बात, अगर आप कमाते हो, इफ यू आर अर्निंग, देन यू हैव टू पे टैक्सेस। सिंपल सी बात है सर, इनकम टैक्स जो बोल रहे हैं सर, ये कौन सा सेक्शन बोलता है? दिस सेक्शन, सेक्शन 4 स्पीक्स अबाउट इट। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट सेक्शन 4 को चार्जिंग सेक्शन बोला जाता है सर। मतलब चार्जिंग सेक्शन होता है कि क्योंकि तुमने कमाया इसलिए टैक्स लगा। तो व्हाट इज द इवेंट? अर्निंग। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब मैं आपसे ना इनकम टैक्स की ही बात कर रहा हूं बेटा। इनकम टैक्स में एक छोटा सा एग्जांपल लिए, सपोज करो मिस्टर ए है और मिस्टर ए की जॉब लगी है सर कहां पर? इन्फोसिस। कल को बच्चे आप भी जब CA में खत्म हो जाएगा तो जॉब ही करोगे ना बच्चे? हाँ सर बिल्कुल। कुछ बच्चे हो सकता है बिजनेस करे, कुछ बच्चे हो सकता है कुछ और क्रिएटिविटी हो लाइफ में, हो सकता है करे, है ना? तो मिस्टर ए ने क्या करा भाई ने? जॉब इन्फोसिस में। इन्फोसिस उसको कितना रोकड़ा दे रही है, कितना सैलरी दे रही है? 24 लाख पर एनम लिख देना बेटा इधर, यानी कि महीने का कितना हो गया? 2 लाख। मेरा आपसे सवाल, क्या मिस्टर ए को इनकम हुई? क्या मिस्टर ए ने कुछ कमाया? आंसर इज यस। अगर कमाया तो कितना कमाया बेटा? 24 लाख। क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज यस। कौन सी गवर्नमेंट लेगी बेटा? टैक्स तो लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स कौन लेता है? या तो सेंटर या स्टेट। कौन सी गवर्नमेंट लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पे ना अब लिख देना कि ये किसका रेवेन्यू है? आपकी कमाई के ऊपर जो टैक्स होता है, आपकी कमाई, यानी कि इफ यू अर्न यू हैव टू पे टैक्सेस, वो जो टैक्स है वो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर ये बात कहाँ लिखी है बेटा आपके साथ? ये थ्योरी का पार्ट है, मैं डिस्कस कर लूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कहाँ पे क्या क्या कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है, उस पर जोर मत डालो। अभी आप सिर्फ ये समझो कि भाई साहब कल को जब तुम कमाओगे तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा तो वो किसकी जेब में जाने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि बीजेपी सरकार, यानी मोदी सरकार। क्लियर है? नाउ कितना टैक्स लगा सर? यही तो सिखाना है मैंने आपको आज कि 24 लाख पे कितना टैक्स है, बट अभी तक तो सिखाया नहीं, तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं सर। मान लो 24 लाख पे कितना टैक्स है सर? 3 लाख रुपए का। यानी कि मिस्टर ए की पॉकेट में 24 लाख आए। बोलो हाँ। हाँ सर 24 लाख आए। सर एक ही दिन में आ गए? नहीं सर, पूरा साल काम करा तो हर महीना 2-2 लाख मिले, तो टोटल ऐसे 12 बार आए, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, टोटल आ गए 24 लाख। फिर मिस्टर ए मुझसे मिला, मैंने कहा भाई 24 लाख के ऊपर पता है ना कितना टैक्स है? उसने कहा नहीं पता। मैंने कहा भाई साहब 3 लाख रुपए का टैक्स है। सर ये मैंने ना राउंड ऑफ में लिखा हुआ है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है टैक्स की। उसने कहा अच्छा, तो कह रहा अब क्या करूं? मैंने कहा भाई ऐसा कर, जो 24 लाख है ना उसमें से 3 लाख रुपए निकाल और गवर्नमेंट को जमा कर दे। उसकी रोने वाली हालत हो गई बेटा, कह रहा 3 लाख रुपए, समझ रहे हो? तो बेसिकली मिस्टर ए के पास 24 लाख थे, जिसमें से 3 लाख उसने पे कर दिए, ही इज लेफ्ट विद 21 लाख्स। क्या आपको क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि जिसमें आप ही ने कमाया और आप ही ने टैक्स पे कर दिया। सर इनडायरेक्ट टैक्स भी बता दो सर, हाथ के हाथ। अब समझना बच्चे, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा लार्ज, कहाँ पर सर? डोमिनोज में। आप भी जब डोमिनोज जाते तो आप देखते हो डोमिनोज एक बिल दे देता है, उस बिल में लिखा भाई साहब एक पिज्ज़ा है 1000 रुपये का। फिर आपको ये बहुत ही फेमिलियर चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो घर में कोई भी बिल पड़ा है ना, कोई भी बिल मैं कह रहा हूँ, AC TV, अभी ऑर्डर करते हो आप राशन पानी, घर में बैठे हुए हो, अगर वो बिल ढंग का देता है, फर्जी बिल नहीं देता, तो भाई साहब उस पर आपको 2 वर्ड मिले हुए दिख जाएंगे, CGST और SGST। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर ये क्या होता है बेटा? GST के अंदर सारी बातें देखेंगे, ये समझना 2.5% और 2.5%, 1000 का 2.5% 25, ये भी आ गया 25, 1000 50। अब
आप क्या करते हो जब आप पिज़्ज़ा खाते हो, 1000 के ऊपर जो टैक्स होता है वो साथ में देते हो ना, तो इसने कितना दिया सर, 1050। डोमिनोज वाला क्या करता है, 1050 के ऊपर 25 और 25। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपको पता है जीएसटी एक टैक्स है जो कि ये कहता है कि अगर तुम कोई भी चीज़ बेचोगे ना तो टैक्स है। मुझे बताइए इस एग्जाम्पल में बेचा किसने? सर इस एग्जाम्पल में डोमिनोज ने बेचा है, तो टैक्स तो डोमिनोज पे था। लेकिन बेटा डोमिनोज ने बिल पे लगाकर टैक्स आपको बर्डन शिफ्ट कर दिया बच्चे, बाय गिविंग यू दिस इनवॉइस। उसने आपको कितने का बेचा, 1000 का पिज्जा। लेकिन इंडिया के अंदर सिस्टम क्या है कि अगर आप कोई भी चीज बेचते हो तो आपके ऊपर जीएसटी लगता है। आपके ऊपर मतलब सर जो भी बेचता है, डोमिनोज ने बेचा, डोमिनोज के ऊपर जीएसटी है, बट उसने क्या करा, बिल में लिख दिया सर और आपको बिल दे दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं ये देने से ही बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट हो गया और अल्टीमेटली आपने 1050 दिया। डोमिनोज, क्या इस टैक्स का बर्डन डोमिनोज पे गया या मिस्टर ए? सर मिस्टर ए, बट ये टैक्स किसके ऊपर था, डोमिनोज के ऊपर। तो डोमिनोज ने आगे क्या करा, ये लो भाई 25-25 इकट्ठा कर लिया। सो दिस इज हाउ इनडायरेक्ट टैक्स वर्क्स। मेरा आपसे सवाल, बच्चों आपको इतनी बात तो पता लग गई कि आप डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते। क्यों नहीं पे करते? क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे। इनकम टैक्स पे करते हो क्या अभी आप? नहीं सर। लेकिन मुझे बताइए, क्या आप सारे बच्चे एक बार कभी ना कभी डोमिनोज गए हो? हाँ सर, एक बार नहीं बहुत बार सर। क्या आप सारे बच्चों ने बर्गर खाया मैकडोनल्ड्स का? एक बार नहीं सर, बहुत बार खाया। भाई साहब पे कर तो दिया तुमने टैक्स, कंट्रीब्यूशन आ तो गया तुम्हारे डेवलपमेंट में। क्यों? आप ही की जेब से तो जा रहा है। सरकार ने तो डोमिनोज के ऊपर लगाया था, ये डोमिनोज बेचेगा तो टैक्स है। डोमिनोज ने क्या करा, बिल पे लगाया, तुमको चेपा, तुमने दे दिया पैसा इसको। सर तो हम क्या मना कर सकते? ना ना ना, आप मना नहीं कर सकते इस बात को, सिस्टम ही ऐसा है बेटे, यू कैन नॉट डिनाई दिस। गवर्नमेंट को भी पता है ऐसा ही होता है यार, कोई वो छिपी हुई बात थोड़ी ना, इसका मैकेनिज्म ऐसा है, मैकेनिज्म है ये। क्लियर है? चलिए, समझ आती है बात सर? तो सारे बच्चे ये नोट कर लेना बेटा एक बार। सर तो मैंने क्या लिखा है, अल्टीमेटली मिस्टर ए विल पे 1050 टू डोमिनोज, डोमिनोज विल कलेक्ट 1050 एंड ट्रांसफर 50 एज टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये बात भी समझ आती है? अब मैं ना डोमिनोज का पीएनएल बना रहा हूँ, है पीएनएल। बेटा एक बात बताओ, जो भी बिजनेस करता है क्या अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है? हाँ सर बनाता है। डोमिनोज भी बिजनेस ही है बेटा। पिज्ज़ा क्यों बेचता है आपको? क्योंकि आपको अच्छा लगता है इसलिए पिज्ज़ा बेचता है बेटा? नहीं, क्योंकि उसको पिज्ज़ा बेचने में प्रॉफिट है बेटा, इसलिए बेचता है आपको। नादान बच्चों, दुकानें जितनी भी खुली हुई हैं कोई इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भूख लगी तो बच्चों को क्या लगेगा, ना 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 ना, वो इसलिए खोला हुआ है कि आपको प्रॉफिट में बेचेगा वो। तो डोमिनोज ने, मान लो पूरे साल में डोमिनोज की एक ही सेल है, कितने रुपए की सर? 1000 रुपए की। और अब मान लो कि कॉस्ट कितनी है, 200। तो मुझे बता दो डोमिनोज का प्रॉफिट कितना आ गया, 800। बेटा इस कॉस्ट के अंदर सारी चीजें, वेजिटेबल्स, चीज, सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय मेकिंग द पिज्जा फॉर यू, पिज्जा बेस, एवरीथिंग। तो 1000 रुपए का पिज्जा जब डोमिनोज बेचता है, तो एक चीज बोलनी थी मुझे, सेल आपकी क्या 1000, 1050 नहीं है सर, 50 रुपए जो होता है वो टैक्स होता है। तो 1000 रुपए की सेल है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 200। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 800। तो मुझे बता दीजिए इस प्रॉफिट के ऊपर क्या इनकम टैक्स लगेगा? सर इनकम टैक्स आपने बोला था कि अगर कोई कमाता है तो लगता है, तो डोमिनोज ने भी कमाया है, 800 रुपये कमा लिए सर। हाँ सर लगेगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, यस। सवाल है कितना लगेगा? बेटा आप लेके चलो, एजम्पशन है बच्चे, मान लो 30%।
तो कितना हो गया 240। तो 800 का 30% कितना हो गया 240। मेरा आपसे सवाल, क्या ये 240 डोमिनोज बिल में लगा सकता है? डोमिनोज बोले ए भाई 1000 रुपए का पिज्जा था, 50 रुपए का जीएसटी हो गया 1050, और क्योंकि मैंने तुमको बेचा है तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स है वो 240 है, तो वो भी दे दो। आप कहोगे सर हम मुंह पे मार देंगे उसका पिज्जा अगर उसने हमसे 240 रुपये मांगे। बिल्कुल करेक्ट बेटे, अगर कोई ऐसे मांगे आपसे तो बिल्कुल मुंह पे पिज्जा मार देना बेटा, 6 पीस में से 5 खा लेना, आखिरी पीस फेंक देना। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये 240 तो इनकम टैक्स है, इसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। तो कोई अगर आपको ये शिफ्ट करने की कोशिश करे तो भाई साहब पिज्जा मार देंगे उसको। समझ रहे हो? क्यों? इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होगा मालिक, बहुत हो गया। जीएसटी का बर्डन तो शिफ्ट कर दिया बेचारे कंज्यूमर्स पे, अब जो दुकानदार जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी बर्डन का शिफ्ट, वो उसका बर्डन भी शिफ्ट करोगे क्या? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बेटा। मुझे बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, गुड। तो ये आपका डन हुआ। अब मैं आपके साथ सारी बातें जो करूँगा वो कौन सी बातें करूँगा बच्चे? इनकम टैक्स एक्ट। तो अब मेरी आपके साथ ऑफिशियली सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट की स्टार्ट होंगी। सर एक बार थोड़ी सी समरी बता दो बच्चे। समरी बताता हूँ, ऐसे पकड़ लेता हूँ थोड़ी देर, मन कर रहा है कि ना मतलब लाइव क्लास लूँ, आपके सामने आता, ऐसे बोरिंग है पता है, मतलब स्क्रीन के आगे ऐसा लगता है कि घर में सोचते पता नहीं क्या कर रहा है, लैपटॉप से बातें कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे पकड़ लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों के आगे बैठा हूँ। तो बेटा मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा है कि जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकती है, सेंटर भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। टैक्स या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। डायरेक्ट में हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे और इनडायरेक्ट में जीएसटी और कस्टम्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप सारे बच्चे अभी इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बेटा ये कहता है कि अगर आप कमाओगे तो आपको टैक्स देना है। तो जैसा कि अभी बच्चे अगर नहीं कमा रहे तो बच्चों आप लोगों ने तो आज तक इनकम टैक्स दिया नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक आप कमा नहीं रहे। वेयरएज जीएसटी क्या कहता है? जीएसटी कहता है भाई कमाओ या ना कमाओ लेकिन तुम्हारे को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम पिज्ज़ा खाओगे, अगर तुम बर्गर खाओगे तो भाई साहब टैक्स लगेगा। क्योंकि जो डोमिनोज है और पिज्ज़ा है इनको ये जब बेचते हैं तो इनके ऊपर टैक्स है वो शिफ्ट कर देते हैं तुम्हारे ऊपर। तो कुल मिला के कंज्यूमर, अगर तुम एसी खरीदोगे तो जिसने एसी बेचा वो तो टैक्स लगा के दे देगा और अल्टीमेटली किसको टैक्स देना पड़ेगा? कंज्यूमर को। ठीक है सर, ये बातें हम लोगों ने कर ली। अब मैं आपके साथ मेन बात जो अब स्टार्ट करनी है, जो कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का मतलब क्या होता है ये मैं डिस्कस करूँगा। बस अभी आप जनरली ले लेना कि ये उस साल के दौरान ही आया था, 1960, 1961, 1962। ईयर छोड़ो ना अभी, क्योंकि उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है तो मैं एग्जैक्ट लाइन नहीं बोल सकता, लेकिन ये उस 1960s का एक्ट है। ये आज चल रहा है 2020, कितने साल हो गए सर को? लगभग 80 साल हो गए सर। तो बहुत डेवलप्ड एक्ट है बेटा। ठीक है, पूरे इंडिया पे लगता है। कल को आप कंपनीज में जॉब करोगे तो इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चे। ठीक है, आगे समझना। सर इनकम टैक्स एक्ट में ना कुल मिला के 2 बातें हैं बस, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। बेटा स्टेप नंबर 1 है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बेटा अब एक एक वर्ड जो है ना वो हीरा मोती है बच्चे। तो पहला स्टेप क्या है? दैट यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल इनकम। टोटल इनकम सर ये क्या होता है बेटा? बताऊंगा ना अभी। आगे क्या लिखा है? ऑफ पर्सन। सर पर्सन क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको। पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है,
गवर्नमेंट भी हो सकती है, टेम्पल्स, चर्च, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अलग अलग लोग हैं सर। तो मोटा मोटी फोकस किस पे रखो, हमें क्या कंप्यूट करना है, टोटल इनकम। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है, आई हैव टू कंप्यूट टोटल इनकम। सर स्टेप नंबर 2 भी बता दो सर, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हमारी एक्साइटमेंट हमसे रोकी नहीं जा रही। बेटा स्टेप नंबर 2 आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज हमने स्टेप नंबर 2 ही करना है। स्टेप नंबर 2 है बच्चे आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन टोटल इनकम। यानी कि हमें टैक्स निकालना होगा, और टैक्स किसके ऊपर निकलता है, टोटल इनकम। तो बेटा कुल मिलाकर इनकम टैक्स का क्रक्स मैंने ये निकाला, सबसे पहले हम निकालेंगे किसी भी इंसान की टोटल इनकम, और उसके बाद निकालेंगे उस टोटल इनकम पे टैक्स। अगर आपको टोटल इनकम नहीं पता तो आपको टैक्स नहीं पता। इट्स जस्ट लाइक कि जब तक आप जर्नल एंट्री नहीं डालोगे तब तक लेजर में क्या पोस्ट करोगे। तो जब तक टोटल इनकम नहीं निकालोगे तब तक टैक्स कहाँ से निकाल लोगे भाई, मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आइए। सर कैसे निकलती है टोटल इनकम, बेटा कोई भी इंसान हो उसकी टोटल इनकम ना ये 5 हेड का समेशन होता है बेटा। आप कल को कुछ भी कमा लेना, इन इस 5 कैटेगरी में आ जाओगे आप, इन 5 हेड्स में आ जाओगे आप। सबसे पहला है इनकम अंडर द हेड सैलरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने ज्वाइन करा था इन्फोसिस और वो जॉब कर रहा था। तो जॉब का मतलब क्या होता है, जब जॉब करते हो तो क्या मिलती है आपको, सैलरी। ऐसी जितने भी लोग इंडिया में जॉब पर जाते हैं, जो भी एम्प्लॉयज कहते हैं अपने आप को, वो कौन से हेड में अपनी इनकम दिखाते हैं सर, सैलरी में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, अभी तो आप ऑब्वियसली कुछ भी नहीं लिखना, जो इधर लिखा वही है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर ए ने कितना कमाया सर, 24 लाख, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 24 लाख। बट बेटा इतना आसान नहीं होगा ये निकालना, 6 से 7 लेक्चर कम से कम लगेंगे आपको ये सिखाने के लिए कि सैलरी इनकम कैसे निकाली जाती है। इट्स नॉट दैट इजी। सो 6 to 7 lectures would be required to make you understand what figure to write here। हाँ बस ये समझ लो कि अगर आपके पेरेंट्स अर्न करते हैं, आप वो जॉब पे जाते हैं और वो उनको सैलरी मिलती है, तो वो कौन से हेड में अपनी इनकम दिखाते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सर कौन से हेड में इनकम दिखाते हैं मतलब किसको दिखा रहे हैं भाई साहब, ये जो स्टेटमेंट बन रही है ना सरकार को जमा होती है, ये दिस इज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, वी सबमिट द स्टेटमेंट टू द गवर्नमेंट। अच्छा सर ठीक है। दूसरा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बेटा सपोज करो मेरे पास एक घर है और मैं उस घर को रेंट पे दे रहा हूँ, और 50,000 महीने का रेंट है, तो साल का कितना हो गया बेटा, 6 लाख। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगा, 6 लाख। सर इसका मतलब आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब आप साल का निकाल के साल की डेटा सबमिट करते हो। बिल्कुल करेक्ट बेटा। वी सबमिट दिस डिटेल ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस मतलब ये जितनी भी डिटेल बन रही है ये 1 साल की बन रही है बच्चे। मैं हर महीना गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। मान लो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में मेरे पास पे रख किराया आया 50,000 रुपए, तो मैं गवर्नमेंट को जाके बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट मेरे पास ना 50,000 रुपए किराया आया है, तो टैक्स कितना है। गवर्नमेंट भगा देगी मुझे। गवर्नमेंट कहेगी पूरे साल कमा लो, उसके बाद एक डेट निकालेंगे, पूरा इंडिया उस दिन जितने भी लोगों ने कमाया वो डिटेल सबमिट करेंगे अपनी। आप समझे बात। हाँ तो इसका मतलब ये जो डिटेल बन रही है ये 1 साल की है, और ये जो डिटेल है ये हम किसको सबमिट कर रहे हैं सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और सैलरी होता है कि जब आप जॉब करते हो, हाउस प्रॉपर्टी होता है घर का किराया। सर मैंने अपनी मशीनरी किराए पे दे दी, वो भी आएगा, नहीं आएगा बेटा। सर ऐसे तो बहुत सारे केस, बिल्कुल बेटा 4 से 5 लेक्चर लगेंगे आपको ये सिखाने के लिए। अभी के लिए आप ये मान लो ये 24 लाख था, ये 6 लाख हो गया आपका, है ना। रफ फिगर ऐसे ही लिख रहा हूँ, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा।
इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन का मतलब ये होता है बेटा, अगर मेरे पास एक घर है, मैंने 50 लाख का खरीदा और मैंने उसको बेच दिया 70 लाख का, यानी कि बेचने पर अगर आपको प्रॉफिट हो तो उसको कहाँ दिखाया जाता है? कैपिटल गेन में। मैंने 50 लाख का खरीदा घर और मैंने उसको बेच दिया 70 लाख का, मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया सर? 20 लाख का। सर मैंने गोल्ड खरीदा 2 लाख का और मैंने बेच दिया 5 लाख का, कितने का प्रॉफिट हो गया? 3 लाख। तो मैं यहाँ पे 3 लाख लिख दूंगा। समझ रहे हो सर? गोल्ड भी बेच सकते हैं, घर भी बेच सकते हैं, और क्या क्या बेच सकते हैं बेटे? बहुत सारी चीजें बेच सकते हो। कुल मिलाकर ये समझो बेचने पे प्रॉफिट, मैंने कोई चीज खरीदी फिर उसको बेच दी, तो जो भी प्रॉफिट आया वो कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। 7 से 8 लेक्चर लगेंगे बेटा कैपिटल गेन समझने में। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबी मींस प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये सबसे ज्यादा आपको अगर मैं बोलूं कल को कंपनीज में जाओगे तो सबसे ज्यादा अप्लाई यही होगा आपका। सर ये क्या होता है बेटा? जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या जितने भी लोग प्रोफेशन में, यानी कि जैसे सीए इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएमए इन प्रैक्टिस, डॉक्टर्स, वो प्रोफेशनल्स है ना सर। और सर बिजनेस का मतलब रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, आइचर मोटर्स, एमआरएफ, फेसबुक, जियो, बिजनेसमैन, बाहर जूस वाला, दुकानदार, मोबाइल शॉप्स, सारे बिजनेस जिनकी दुकान है वो बिजनेस ही है बेटा। क्या ये लोग अपना प्रॉफिट और लॉस निकालते थे? निकालते हैं, हाँ सर। और आपको कहीं ना कहीं आता भी है बेटा, आपने अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट बहुत निकाला है। और अभी अभी आप डोमिनोज का नेट प्रॉफिट भी निकाल कर आए थे, तो क्या हो गया? एक पिज्जा पे था, एक पिज्जा ऐसे लाख पिज्जा बेचेगा तो निकाल देंगे। तो बेसिकली आपका जितना भी नेट प्रॉफिट आया, जैसे कि डोमिनोज का कितना नेट प्रॉफिट आया था? 800 रुपए, वो एक पिज्जा से था 800 रुपए। दैट इज योर इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी। सर एक पिज्जा से 800, अगर मान लो 1 लाख पिज्जा बेचे तो बेटे आई थिंक ये हो गया 8 करोड़, तो यहाँ पे आप 8 करोड़ लिख दोगे, ठीक है। और आखिरी है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय अदर सोर्स? अदर सोर्स का मतलब होता है अगर आपकी कोई इनकम अगर ऊपर के 4 हेड में नहीं आई तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाती है? अदर सोर्स के अंदर। सर एग्जांपल दोगे? बिल्कुल देता हूँ बेटे। मान लो आप जॉब कर रहे हो, आपकी 20 लाख रुपए की सैलरी है, जब 1 साल हो जाएगा तो आपके पास मोटा मोटी मान लो महीना करते करते 20 लाख आ गए। आप उस पैसे को घर पे रखोगे या बैंक में रखोगे? सर बैंक में रखेंगे। बैंक में क्यों रखोगे बेटे? सर क्योंकि एक तो सेफ रहता है, बिल्कुल लॉजिक करेक्ट है। दूसरा सर बैंक इंटरेस्ट देता है। तो बैंक जो बेटा आपको इंटरेस्ट देता है, मान लो 20 लाख रुपए के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपए मिल गया, क्या 1 लाख रुपए आपकी इनकम नहीं है? हाँ सर 1 लाख रुपए तो इनकम है सर हमारी। तो मुझे बता दीजिए वो 1 लाख रुपए अगर इनकम है तो वो उसको क्या बोलूँ कि वो सैलरी है? नहीं सर। हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। कैपिटल गेन? नहीं। पीजीपी? नहीं। अदर सोर्स। दूसरी बात समझना बेटे, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा, आपको डिविडेंड मिल गए, क्या वो आपकी सैलरी है? नहीं सर। हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। कैपिटल गेन? नहीं। पीजीपी? नहीं। अदर सोर्स। तीसरी बात सुन लो बेटे, केबीसी देखा आपने? हाँ सर देखा है। केबीसी के अंदर कोई इंसान 50 लाख जीत गया तो वो क्या है? सैलरी है? नहीं। हाउस प्रॉपर्टी? नहीं। कैपिटल गेन? नहीं। पीजीपी? अदर सोर्स। इनफैक्ट ये भी बात समझ लो बेटे, अगर जितने भी बच्चे इस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं आप सब बच्चों को गिफ्ट कर दूं ना 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए सब बच्चों को, 2 लाख, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? गिफ्ट है। लेकिन बेटे आपके हैंड्स में ये इनकम मान ली जाएगी। इवन गिफ्ट इज कंसिडर एज इनकम। अगर मैं आपको 2 लाख रुपए दूं अभी के अभी तो टैक्सेबल हो जाएगा अभी के अभी, क्योंकि आपको उसको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी, और इनकम दिखा दिया तो टैक्सेबल तो होगा ही ना माथुर साहब। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर बरोबर। तो बेटा ये पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। शॉर्ट में लिख दो यहाँ पे जीटीआई। सर ऊपर तो टोटल इनकम, बेटा अभी तक नहीं पहुंचे हम लोग ग्रॉस। अभी तक मैं आपके साथ यही डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई साहब अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा वो ग्रॉस टोटल इनकम थी। सर समझ गए?
अब आगे समझना, आपने बहुत सारी बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि LIC में इन्वेस्ट करो, PPF में इन्वेस्ट करो, LIC में इन्वेस्ट करने से टैक्स में बचत होती है। हाँ सर, हमने सुना है LIC में लोग कहते हैं कि भैया पॉलिसी ले लो, टैक्स में बचत होती है। तो बेटा वो बचत यही है। वो क्या बचत है? आप जितना भी गवर्नमेंट के कहने से इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट ने ना बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं। LIC में कर लो, हेल्थ इंश्योरेंस कर लो, PPF में कर लो, पोस्ट ऑफिस में कर लो, ऐसे हजारों स्कीम्स है बेटा। गवर्नमेंट के कहने से इन्वेस्ट करो। आई एम सेइंग गवर्नमेंट के कहने से इन्वेस्ट करो, मतलब तुम्हारे जेब में जो पैसा है उसको निकालो और गवर्नमेंट को दो, मिल जाएगा ना वापस, वापस मिल जाए। इन्वेस्ट ही तो करने को बोल रहे हैं तुम्हें। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आप जैसे बैंक में पैसा रखते हो, सरकार कहती है PPF में रख लो, तुम्हारा ही तो पैसा है, हमारे कहने से बस इधर रख लो। ठीक है, क्यों कहती है? क्योंकि गवर्नमेंट उस पैसे को यूज करती है आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है हमारे कहने से इन्वेस्ट करोगे तो भाई साहब डिडक्शन मिलेगी। चैप्टर 6A में सेक्शन 80C to 80। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करा LIC का, तो मान के चलो अगर ये अभी पांचों हेड का टोटल आया मान लो 20 लाख, और 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करा, तो 20 लाख माइनस 1 लाख कितना आ जाएगा? 19 लाख, 19 लैक्स। मुझे बताइए कोई दिक्कत? तो ये लेस हो रहा है ना बेटा। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया तुम भी यही चाहते हो कि टोटल इनकम कम से कम आए। सर क्यों चाहते हैं भाई? जितनी टोटल इनकम कम आएगी उतना टैक्स कम आएगा। मोर द टोटल इनकम मोर द टैक्स। जिसकी टोटल इनकम ज्यादा उस पर टैक्स ज्यादा, जिसकी टोटल इनकम कम उसका टैक्स कम। तो गवर्नमेंट खुद कह रही है हमारे कहने से इन्वेस्ट कर लो। मान लो यहाँ पे 15 लाख है, 15 लाख इन्वेस्ट कर दो, टोटल इनकम 0 हो जाएगी तुम्हारी, टैक्स ना लगेगा। तो क्या कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट आपको खुद ही ऑप्शन नहीं दे रही कि टोटल इनकम कम करो? हाँ, गलत बात थोड़ा ना है सर। आइए, और अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो करना है ये स्टेप बेटा, स्टेप नंबर 2, कि जब आपकी टोटल इनकम आ गई तो उसके ऊपर टैक्स कितना है। अब मैं आपके साथ एग्जैक्ट बात करूंगा सर, अब कोई अलग बात नहीं चल रही, अब मैं आपके साथ क्या बात करूंगा? एग्जैक्ट बात। ठीक है, चलिए। तो अब हम, और ये लिख लेना कि मिस्टर ए जिसकी टोटल इनकम कितनी है? 24 लाख, और एज कितनी है? 25। और इसके नीचे ही अब आपका जो स्पेस मैंने छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि मैं करवाऊंगा इसको। आइए, तो अगर हम कुल मिला के बात समझें तो सर 5 हेड होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, PGBP एंड अदर सोर्स। और इन पांचों हेड का टोटल होता है GTI। तो मान लो GTI है 25 लाख, ठीक है, और लेस क्या हो गया? चैप्टर 6A की डिडक्शन 1 लाख। अब आप मुझे बताइए आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? कहने से 24 लाख्स। हाँ सर, और यही तो क्वेश्चन है हमारा कि भाई साहब अगर 24 लाख्स इनकम है तो टैक्स कितना है? तो आइए अब मैं आपके साथ सिखाता हूँ टैक्स कैसे निकलता है। ठीक है, चलिए। मैंने एक इलस्ट्रेटिव बनाया था कि आपको एक समरी समझ आए बस। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ, हम जो टैक्स है ना किसके लिए निकाल रहे हैं ये भी रेलिवेंट होता है। किसके लिए मतलब सर? भाई इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, अलग अलग लोगों पे अलग अलग टैक्स है।
तो अभी मैं आपके साथ सबसे सिंपल जो हम लोग रिलेट करें, मैंने उधर क्या लिखा कि सर मिस्टर ए मान लो आप, ठीक है, मिस्टर ए मान लो, और मिस्टर ए का टोटल इनकम कितना है सर, 24 लाख्स, ठीक है जनाब। हाँ जी, अब मेरी बात समझना। अच्छा सर आपने एज भी उधर लिखी थी शायद से, एज कितनी है, 25 ईयर्स। सर एज क्यों लिखी है बेटा, अभी आप लिख लो, आपको रेलेवेंस सारे समझ आ जाएंगे, एक ही बार में थोड़ा ना अभी कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी अभी हमारी, आप सिर्फ ये लिख लो अभी बस। एज है आपकी 25 ईयर्स, क्लियर है सर? हाँ सर, चलिए 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है, तो एज है भाई की 25 साल। एज का भी रेलेवेंस है बेटा ज़िंदगी में, हर एक वर्ड लिखूंगा उसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस निकलेगा। अभी आप सिस्टम समझना। सर क्या मैं कह सकता हूँ मिस्टर ए एक इंडिविजुअल है? बिल्कुल सर, तो मैं इंडिविजुअल के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, समझना। 0 to 2,50,000, 2,50,000 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, and this is 10 lakhs above। सर आप क्या लिख रहे हो बेटा, ये ना स्लैब्स है। सर ये आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो? नहीं बच्चे, ये फिक्स स्लैब्स है बेटा। इसका मतलब समझना एक बार, आप ये मान के चलो कि आपके पास ये जो 24 लाख रुपए है ना, ये कैश में पड़े हुए हैं, कैश है, बैंक में नहीं है, कैश में पड़ा है, ऐसे बैग भर भर के, मतलब ऐसे गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 24 लाख, 100 के नोट, 500 के नोट, 1000 2000 ऐसे करके। अब आप क्या करोगे, और ये मैंने क्या बनाया, ये आपका है बच्चे, बढ़िया सा कलर लेते हैं कुछ, ये आपके बैग्स हैं। दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2, दिस इज बैग 3 एंड दिस इज बैग 4। अच्छा सर, समझ आती है बात। अब समझना, मेरा आपसे सवाल है, आपने बैग लिया, कौन सा बैग लोगे सबसे पहले, पहला बैग, और इस बैग में पैसे डालने स्टार्ट किए। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड यू विल स्टॉप एट 250। मतलब आपने एक बैग लिया, देखो जैसे बैग होता है, मान लो ये जो ग्लास है ये बैग है, तो इसमें मैंने 1 रुपया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कितना डाल सकता हूँ मैं, 2.5 लाख तक। तो इस बैग में कितने रुपए गए, 2.5 लाख। बिल्कुल सही, आपने 2.5 लाख जब इस बैग में चले गए, ठीक है, आपने इस बैग को बंद कर दिया और आपने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई साहब इसके ऊपर कितना टैक्स लोगे, इस 2.5 लाख पे जो आपने कमाया। गवर्नमेंट ने बोला कोई टैक्स नहीं है भाऊ, पहले 2.5 लाख माफ। तो बढ़िया है सर, इसका मतलब पहले 2.5 लाख तो माफ होते हैं सर। हाँ बेटा, लेकिन अभी भी आपका तो कैश पड़ा था, आपने फिर दोबारा, अब आपने बैग 2 उठाया, बैग 2 में आपने शुरू कहां से करा, 2.5 लाख 1 से, क्योंकि आपकी गिनती देखो ना, आप सारे पैसे को बैग में भर रहे हो, 2.5 लाख तो डाल दिए एक बैग में, साइड कर दिया उसको।
अब दूसरा बैग लिया, अब क्या बोलोगे? 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2, 2.5 लाख 3, 2.5 लाख 4, ऐसे करते 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 कहां तक भर सकता है ये? 5 लाख तक। आपने गिनती कहां से शुरू करी थी? 2.5 लाख 1 से। मुझे बता दो इस बैग में कितना पैसा गया। अगर आपने ये बता दिया तो कॉन्सेप्ट डन है बस। इस बैग में कितना पैसा गया? इस बैग में गया सर 2.5 लाख रुपए। कुछ बच्चों को अगर लग रहा है 5 लाख तो गलत लग रहा है बेटा। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2,50,001 एंड यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ एट 5 लाख। तो भाई साहब 2.5 लाख ही तो गया। तो इस बैग में 2.5 लाख गया। आपने सरकार से पूछा ये वाले बैग में कितना रेट लगेगा, सरकार ने बोला 5%। तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया? 12,500। कोई दिक्कत नहीं सर। अब तीसरा बैग, पैसे खत्म हो गए क्या? नहीं सर। तीसरा बैग आपने कहाँ से स्टार्ट करा? 5 लाख 1 से लेके 10 लाख। इस बैग में कितने जाएंगे? 5 लाख। 5 लाख पे कितना रेट है? 20%। तो 5 लाख पे 20% का मतलब 1 लाख। क्लियर है? तो थर्ड बैग की कैपेसिटी, अगर मैं आपसे कैपेसिटी की बात करूं, कह सकता हूं इस बैग के अंदर 5 लाख घुसा हुआ है। हाँ सर। नाउ फोर्थ बैग को देखो एक बार। कहने से फोर्थ बैग हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। जितना डालना है डालो, जितना डालना है डालो, अनलिमिटेड कैपेसिटी। यस, तो इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब 10 लाख तक तो ऊपर डाल दिया आपने। आप क्या लिखोगे? 10,00,001। कब तक? जब तक पैसा खत्म ना हो। और कब पैसा खत्म हो रहा है? 24। इस बैग में कितना गया बेटा? 14 लाख। 14 लाख का 30%। आइए, 14 लाख का 30%, 4,20,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो आपका कितना आ गया बेटा? 4,20,000 और 5,20 प्लस 1,125,000, 5,32,500। क्लियर है? हाँ सर। अब समझना सर ये खत्म, टैक्स इतना ही है? नहीं बेटे। अब और आपको ना एग्जाम में जब प्रेजेंटेशन करनी है तो ये बैग नहीं लिखना, बस आपको ये बैग नहीं लिखना। ठीक है? अब समझना, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर रिबेट का मतलब? बेटा रिबेट का मतलब होता है सरकार आपको डिस्काउंट दे रही है। आपका ये जो टैक्स निकला है, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है? और रिबेट कौन से सेक्शन में मिल रहा है? वो रिबेट अंडर 87A। सर क्या कंडीशंस रखी हैं कुछ सरकार ने? हाँ बेटा रखी हुई हैं। और कंडीशन ये है कि आप इंडिविजुअल होने चाहिए। सर इंडिविजुअल तो है ही, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन है आप क्या होने चाहिए बेटे? रेजिडेंट होने चाहिए। सर ये तो रेजिडेंट है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? बेटे इसके ऊपर हम अलग से चैप्टर करेंगे, 2 क्लासेस लगेंगी। आप ये मान लो जो इंडिया में रहता है वो इंडिया का रेजिडेंट है। आप, मैं, हमारे पेरेंट्स, हम सर बाहर कहाँ जाते हैं सर? इंडिया से। तो हम सब लोग क्या है सर? रेजिडेंट। इसके साथ साथ एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ती है। ये पहली कंडीशन हो गई और मैं यहीं पे ही एंड लगा रहा हूँ ताकि आपको ये लगे ये भी होना चाहिए। एंड टोटल इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs। ये कंडीशन है भाई। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो और आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, यानी कि अगर आप उतना ज्यादा नहीं कमा रहे, टोटल इनकम की कंडीशन क्या रखी है कि भाई अगर तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है, अगर ऐसा है तो मैक्सिमम रिबेट किसी भी इंसान को जो मिल सकती है वो 12,500 रुपए की मिल सकती है। यानी कि डिस्काउंट कितने रुपए का? 12,000
500 का। मेरा आपसे सवाल, ध्यान से देखिए इस आदमी को, क्या इस इंसान को रिबेट मिलेगी? आंसर इज नो। सर ये इंडिविजुअल तो है सर, ये रेजिडेंट है, हमने एज्यूम कर लिया कि रेजिडेंट है। सर इसकी टोटल इनकम भाई साहब 24 लाख कमाता है, 5 लाख उससे कम थोड़ा है। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। चलिए, तो ये आ गया 532, रिबेट नहीं दी। अब गवर्नमेंट कहती है भाई डिस्काउंट तो दे दिया, अब ऐसा करते हैं कुछ टैक्स लगाते हैं। सर टैक्स लगा तो दिया बेटे, टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, उसको क्या बोला जाता है? सरचार्ज। तो अब ये लगा लो, ये आपका कितना आ गया था? 532 500। तो ये लेस होना था कुछ, और कुछ भी नहीं हुआ बेटा। सरचार्ज के ना अलग अलग रेट है, 10%, 15%, 25%, 37%, अलग अलग। इसके ऊपर तो अलग से 1 घंटा लगेगा मेरा। लेकिन एक चीज समझना, सरचार्ज उन लोगों पे लगता है जो बहुत अमीर है बेटा, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स है। सरकार की फिलॉसफी है जो बहुत अमीर है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाओ, जो कम कमाता है उस पर कम टैक्स लगाओ। तो सरचार्ज तब लगता है इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs एक्सेट्रा। मैं एक्सेट्रा इसलिए लिख रहा हूं, 50 लाख से ऊपर हो गए ना तब जाके तुम्हारे ऊपर 10% वाली चेंज शुरू होती है। तो कब 10 लगता है? 50 से ऊपर ही है सरचार्ज। कभी 10 होता है, कभी 15, कभी 25, 37, ये तो वर्किंग नोट बनेगा आपका पूरा। लेकिन अब ये समझो, एक इंसान के ऊपर सरचार्ज तब लगता है जब उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर होती है, एक्सीड करती है। और मुझे बता दीजिए, क्या ये आदमी के ऊपर सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा सर। सर अगर ये लगता, मान लो 10%, तो किसके ऊपर लगता? इसके ऊपर। बिकॉज इट इज टैक्स ऑन टैक्स, ये जो रेट है ये इस पे लगता। बट अभी मेरे को आपके साथ सरचार्ज के बारे में कोई और फर्दर डिस्कशन नहीं करनी है, इसके ऊपर काफी डिटेल्ड बातें जाएंगी अभी। 532 500। आइए, बच्चे तो आ गए, ये लिमिट के ऊपर जाएगी। चलिए यहीं लिखने की कोशिश कर लेता हूं। एड HEC at the rate of 4%। सर HEC क्या होता है बच्चे? HEC इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि टोटल इनकम इससे नीचे या टोटल इनकम इससे ऊपर, HEC तो लगेगा ही लगेगा। अगर ऊपर से टैक्स बना हुआ आ रहा है तो HEC तो लगना ही लगना है बच्चे। तो 532 500 पर 4% 21300। ये आप इसमें ऐड कर देंगे 532 500, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 553 800, 5,53 800। This is your total tax payable। सर क्या हमें जब भी टैक्स कैलकुलेट करने को बोला जाए हमें पूरा निकालना है, मतलब रिबेट भी चेक करना है, सरचार्ज भी, HEC? हाँ बेटे हाँ, कभी भी ऐसा मत सोच लेना कि आपने बस यहाँ तक निकाल दिया और हो गया टैक्स। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? टैक्स पूरा लगता है, ऐसे नहीं होता बीच में रुक जाओगे आप। सर और फॉर्मेट क्या करना है बेटा? जो फॉर्मेट बना रहा हूं ना, एज इट इज फॉर्मेट बनाना चाहिए, बनाना है आपको। कोई ढील नहीं है बेटा टैक्स के अंदर। आपने जरा सा भी अपना स्मार्टनेस दिखाया, अपना फॉर्मेट दिखाया, भाई साहब गलती हो जाएगी। मुझे बताइए कोई दिक्कत? यानी कि एक इंसान जिसकी टोटल इनकम कितनी थी?
24 लाख रुपए, उसके ऊपर टैक्स कितना है 553,800, उसके ऊपर टैक्स है सर 553,800। थोड़ा सा आपको एनालिसिस कराता हूँ और जिससे कि आपको बुरा लगेगा। क्या मैं कह सकता हूँ ये जो आदमी है ये पर मंथ कितना कमाता है? 2 लाख रुपए, है ना? और इसका टैक्स कितना है सर? मोटा मोटा 6 लाख मान लो ना, 550 है ना, 550 ही है बेटा, एनालिसिस कर रहा हूँ ऐसी छोटी मोटी बात। 6 लाख मान लो। क्या मैं कह सकता हूँ 6 लाख का मतलब 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यानी कि भाई साहब 3 महीने की सैलरी उड़ गई आपकी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपकी 3 महीने की सैलरी तो सरकार ले गई, 6 लाख रुपए, यानी कि 24 लाख आया और 6 लाख गया। तो मैंने 12 महीने काम करा, जिसमें से 9 महीने का पैसा मेरे पास रहा और 3 महीने का पैसा गवर्नमेंट के पास। इट्स हार्ट ब्रेकिंग बेटा, बट दैट इज़ द रियलिटी। इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं इंडिया में, यस। और अभी तो मैंने सरचार्ज नहीं लगाया। जो लोग और ज़्यादा कमाते हैं ना, वो तो भैया साल कमाते हैं, 6 महीने की सैलरी चली जाती है उनकी टैक्स के बराबर। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये वाला पार्ट तो फ्रीज़ हो गया, पता नहीं कैसे। तो आई बिलीव आपके पास ये आ चुका है। तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर दोबारा खोलेंगे इसको। सर हमें समझ आ गया बेटे, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आइए, अगर किसी की टोटल इनकम 5 लाख है तो टैक्स कितना है निकालते हैं? सर बड़ा आसान है बच्चे, साथ साथ आप भी निकाल सकते हो, पॉज कर लो इसको। 0 to 250 सर नील होता है, नील होता है। 2,50,000 to 5 लाख। सर इसको आप 2,50,000 वन कर लो इनिशियली, बट अगर पेपर में आप 2,50,000 भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी के लिए तो 2,50,000 वन कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। 5% कितना आ गया? 12,500। बेटा मुझे बताओ और पैसा है क्या? फर्दर आगे जाऊँ? नहीं सर, आगे क्यों जाओगे? आपके पास कैश कितना था? 5 लाख। पहले वाले बैग में कितना गया? 2.5 लाख। दूसरे बैग में कितना गया? 2.5 लाख। तो आपका आ गया 12,500। बेटा मुझे बता दो, इस इंसान को रिबेट मिलेगी क्या? रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। सर सोचने दो। सर क्या ये इंडिविजुअल है? बेटा है। तो ये मैं ना इंडिविजुअल की ही बात कर रहा हूँ। सर क्या ये रेजिडेंट हम एज्यूम करेंगे? हाँ है। और सर रिबेट के लिए तो हमें क्या देखना होता था कि टोटल इनकम जो है लेस देन और इक्वल टू 5 लाख होनी चाहिए। तो सर इसकी लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू 5 लाख तो है। तो भाई साहब कंडीशन फुलफिल कर गया ये। तो इसको रिबेट कितना मिल जाएगा? 12,500 का, और ये नील आ जाएगा। ऐड सरचार्ज, सर सरचार्ज थोड़ा ना लगेगा, सरचार्ज तो अमीर आदमियों पे लगता है। तो नील आ गया। ऐड HEC, सर HEC 4% लगेगा। बेटा 4% नील का नील ही तो आएगा ना मेरे प्यारे बालक। तो नील आ गया। छोटे 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 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत ना। अब समझना सर, अगर किसी की इनकम 4 लाख होगी तो बेटा 0 to, चलो मैं लिख देता हूँ, हाँ ये तो लिख ही देता हूँ, 0 to 2,50,000 कह सकता हूँ। रेट है नील और टैक्स भी क्या आएगा? नील। पहला स्लैब 0 to 4 लाख आपके पास है। पहले बैग में आपने कितने डाल दिए? 2.5 लाख। अगले बैग में कितने डालोगे? तो ये आपने नोट कर लिया ना, मैं इसी को कर रहा हूँ। अगले बैग में कितना डालोगे? 2.5 लाख से लेके सर 4 लाख तक।
तो कितना गया इसमें? 1.5 लाख। 1.5 लाख गया ना। 1.5 लाख का 5% निकाल लेते हैं सर। 1.5 लाख का 5% 7500। तो इस 1.5 लाख पे जो 5% लगा वो कितना लगा? 7500। तो कितना आ गया सर? 7500। मेरा आपसे सवाल है सर, क्या इसको रिबेट मिलेगी? सर सोचने दो। क्या ये इंडिविजुअल है? हाँ है। तो इस केस में भी मैं क्या ले रहा हूँ बेटा? ये इंडिविजुअल है? हाँ है। क्या ये रेजिडेंट है? हाँ है। और टोटल इनकम कितनी है सर? 4 लाख। तो वो तो कम है, तो रिबेट बिल्कुल मिलेगी। तो कितनी रिबेट दे दूँ? 12,500 दे दूँ? मतलब टैक्स आ रहा है 7500 और रिबेट दे दो 12,500। ऐसे नहीं होता बच्चों, मैक्सिमम 12,500 है। तो भैया जब तुम्हारा टैक्स ही 7500 है तो 7500 ही तो मिलेगा, बाकी सारा हो जाएगा निल 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 निल। कोई दिक्कत नहीं सर। ये वाला पॉइंट मैंने आपको इसलिए कराया था ताकि आप ये समझो कि जो रिबेट है 12,500 है, बट 12,500 तो तब मिलेगी ना भाई जब तुम्हारा टैक्स भी 12,500 बन रहा होगा, जैसे इस केस में था। अगर तुम्हारा टैक्स ही 7500 है तो रिबेट तो 7500 मिलेगी ना भैया। ओके सर, आई बात समझ। अब मेरी बात जल्दी जल्दी समझना। टोटल इनकम है 9 लाख रुपए। सर हम कर देंगे, करो बच्चे साथ साथ। 0 to 2,50,000। रेट कितना है? निल। टैक्स भी कितना आएगा? निल। 2,50,000 to 5 lakhs, 5%। तो इसमें कितना गया? 2.5 लाख। तो कितना टैक्स आएगा? 12,500। 5 लाख से लेके कितना लिखूं बेटा? 5 लाख से लेके लिखूंगा 9 लाख, क्योंकि पैसे तो यहीं खत्म हो गए ना बेटा। 2.5 लाख यहाँ इस बैग में डल गए, दूसरे बैग में 2.5 लाख डल गए, टोटल 5 डल गए। अब कितना रह गया? 5 से 9, इतना ही तो रह गया। ठीक है, तो ये कितना है? 20%। तो ये कितना आ जाएगा? 80,000। तो आपका ये आया 92,500। एक सेकेंड बच्चे, बैटरी ऑन कर लूँगा। $92,500। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर नीचे वाला स्लैब, अरे भाई उसमें पैसा जाएगा तो बैग भरेगा ना वो। तुम्हारे 9 लाख पहले बैग में, दूसरे बैग में, तीसरे बैग में ही खत्म हो गया, चौथे बैग में क्या खाली पे टैक्स दोगे क्या? लेस रिबेट। सर रिबेट थोड़ा ना मिलेगी। रिबेट तब मिलती है जब आपकी 5 लाख या उससे कम होती है। तो सर 9 लाख है, रिबेट नहीं मिलेगी। सीधा सीधा लिखूंगा बेटा। अब मैं स्पीड बढ़ेगी ना, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, उसी पे थोड़ा ना बैठे रहेंगे कॉन्सेप्ट पर। एड सरचार्ज। सर सरचार्ज तब लगता है जब 50 लाख से ऊपर हो, कुछ सरचार्ज नहीं लगेगा। तो ये कितना आ गया? 92,500। एड HEC एट द रेट ऑफ 4%। बेटा इसका 4% निकाल दो और इनका टोटल कर देना बच्चे। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। सर हमें ये क्लियर है। तो बेटा एक होमवर्क लो पहले। होमवर्क है टोटल इनकम 12 लाख, और ये सारे इंडिविजुअल की ही बात कर रहा हूँ मैंने, और कोई जब बात ही नहीं करी तो क्या डिस्कस करूँगा, इंडिविजुअल की बात। 12 लाख, 7 lakhs, और 22 lakhs, 4,50,000 एंड 5,50,000। तो इतने अगर आप कर लोगे, और सारे बच्चों को ये प्रैक्टिस करना ही करना है, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप आंसर शेयर करेंगे।
यू हैव टू शेयर द आंसर, क्योंकि सारे बच्चे तभी हम लोग रिकंसाइल कर पाएंगे बेटा कि सब बच्चों ने ठीक निकाला है कि नहीं निकाला। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कैसे लिखना है, 12 लाख के ऊपर ये टैक्स, 7 लाख के ऊपर ये, 22 लाख के ऊपर ये, 450 पे ये, 550 पे ये। फिर अगर किसी बच्चे का अलग आएगा तो ग्रुप में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे अपने आंसर दे दें बच्चे। अगर जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे 12 लाख, 7 लाख, 22 लाख, व्हाट्सएप तो यूट्यूब के चैनल पे जब अभी मैं ये अपलोड करूँगा तो यूट्यूब पर आपको मिलेगी ऑब्वियसली। तो आप क्या करोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख दोगे। कूल? चलिए सर कुछ और भी बताओ ना सर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर समझेंगे, और प्रीवियस ईयर है सेक्शन 3 में। सर इसकी लैंग्वेज बताओगे बेटा? लैंग्वेज कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए बेटा टैक्स के अंदर। समझ रहे हो? एक मैंने आपके साथ सेक्शन 4 डिस्कस करा था जो कि ये बताता है कि भाई साहब कमाओगे तो टैक्स लगेगा। एक है सर सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। बच्चे एक बात बताओ, अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर सर अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021 बरोबर एकदम। यानी कि और इलाबरेट कर देता हूँ, 1/4/20 से लेके 31/3/21। और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है सर। अप्रैल के महीने में कंपनीज लॉकडाउन है सर, क्या ही प्रॉफिट, क्या ही मैन्युफैक्चरिंग, क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। भगवान करे बस जल्दी से जल्दी निकलें इस पोजीशन से। तो शुरुआत तो फाइनेंशियल ईयर की बहुत ही ख़राब है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर को ना शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, पी वाई। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर डूड? प्रीवियस ईयर, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल, मतलब 19-20, लेकिन नहीं, इसको ऐसे ही काटना है। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल। आपकी अंग्रेजी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा इनकम टैक्स वाले कहते हैं प्रीवियस ईयर है 20-21। क्यों बेटा? फाइनेंशियल ईयर वर्ड कहाँ से सीखा आपने? सर अकाउंट से। बस इनकम टैक्स कहता है ये हमारा वर्ड है प्रीवियस ईयर, मतलब वही है 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21। लेकिन हम उसको फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलेंगे। इनकम टैक्स के अंदर यू विल नॉट यूज द वर्ड फाइनेंशियल ईयर, यू कैन यूज समटाइम्स, बट आप कोई भी चीजें देखोगे ना, इनकम टैक्स अथॉरिटी के लेटर्स, कॉरेस्पॉन्डेंसेस, आप जब रिटर्न भरोगे तो बहुत सारी चीज़ों में फाइनेंशियल ईयर नहीं दिखा, आपको प्रीवियस ईयर दिखा। तो अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है सर? 20-21 बराबर एकदम। हाँ, अब यहीं पे ही ना मैं असेसमेंट ईयर भी बता रहा हूँ। असेसमेंट ईयर सर इसका सेक्शन भी बता दो बेटा, 2 clause 9। और मतलब यहाँ समझ लेना, असेसमेंट ईयर इज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से अगला साल। ओह ये तो आसान है सर, इसका मतलब असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 21-22। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है कि असेसमेंट ईयर अगर मैं बोल रहा हूँ 21-22 तो उसका अपने में मतलब क्या है? 20-21 प्रीवियस ईयर। ठीक है, आइए अब मुझे बताओ, अगर 14-15 फाइनेंशियल ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? 14-15। और असेसमेंट ईयर क्या हुआ? 1500। क्लियर है? सर अगर असेसमेंट ईयर है 10-11 तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? प्रीवियस हुआ 9-10। और आई एम सॉरी, फाइनेंशियल ईयर हुआ 9-10 और प्रीवियस ईयर भी हुआ 10-11। लास्ट लाइन बेटे, सपोज करो इनकम टैक्स वाले ने आपको बोला प्लीज
प्लीज सबमिट द P&L फॉर असेसमेंट ईयर 11-12। तो मेरा आपसे सवाल है, वो असेसमेंट ईयर 11-12 पूछ रहा है, तो आप P&L कौन से फाइनेंशियल ईयर का सबमिट करोगे? सर हम फाइनेंशियल ईयर 10-11 का सबमिट करेंगे। 11-12 का सबमिट मत करा ना, बेइज्जती हो जाएगी। वो कहेगा कुछ आता जाता है कि नहीं आता जाता। असेसमेंट ईयर 11-12 का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल ईयर 10-11 पूछ रहा था मैं, मुझे बताइए कोई दिक्कत? आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का इतना लॉजिक रखना है। अभी तो बहुत बातें करनी है बेटा मुझे इंट्रोडक्शन के अंदर, लेकिन हाँ आप इतना कह सकते हो कि आपका एक थॉट प्रोसेस बन गया है। वो थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ये है सर, अगर मैं कमाऊंगा तो टैक्स देना है। कमाने के 5 जरिए, 5 हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीपी, अदर सोर्स। इन पांचों के टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिल जाती है और आपका आंसर आ जाता है टोटल इनकम। फिर आप निकालते हो टैक्स। टैक्स अलग अलग लोगों का अलग अलग निकलता है, लेकिन हमने अभी थोड़ा सा ही सीखा है इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स रेट कैसे चलते हैं? स्लैब सिस्टम। पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, 10 लाख से ऊपर 30% रिबेट मिलती है। उसके बाद जो लोग 5 लाख या उससे कम कमाते हैं, यानी कि टोटल इनकम इज 5 लाख और बिलो, देन रिबेट इज मैक्सिमम 12,500। उसके बाद सरचार्ज लगता है सर, सरचार्ज अलग अलग रेट लगते थे सर, लेकिन अमीर लोगों पे लगता है, इतना इनपुट लेना है आपको। उसके बाद HEC, ऊपर से अगर टैक्स बनता हुआ आ रहा है तो 4% HEC तो लगेगा ही लगेगा। मेरे हिसाब से इतना इंट्रोडक्शन लेवल आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका मैं सारा का सारा इंट्रोडक्शन का जो प्रैक्टिकल है, एक छोटी सी बात आपको बोलता हूं, जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना सर, इसमें कुछ थ्योरी है और कुछ प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल आज की हमारी एक क्लास हो गई और एक क्लास और लगेगी और आपको मैं पूरा तैयार कर दूंगा प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरचार्ज, अलग अलग लोगों पे और क्या टैक्स रेट है, ये सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। थ्योरी उसके बाद देखेंगे बेटा, जरा सी थ्योरी रह जाती है आधी क्लास की, बट आई वांट राइट नाउ कि आपका प्रैक्टिकल पोर्शन तो मैं कवर करा ही दूं बेटा, कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड सारे बच्चे जिनके बेसिक्स रह गए थे प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।